हेलो एवरीवन। अब हम आईओटी के दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, वो है आईओटी डिज़ाइन। ठीक है, तो आईओटी डिज़ाइन को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक होगी आईओटी की फिजिकल डिज़ाइन और दूसरी होगी आईओटी की लॉजिकल डिज़ाइन। तो आज हम सब लोग आईओटी की फिजिकल डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, यानी जो हम आईओटी सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम फिजिकली किस तरीके से बनाते हैं उसकी बात करते हैं। तो आईओटी की जो फिजिकल डिज़ाइन होती है उसमें हमें दो चीज़ की बात करते हैं। पहली चीज़ है आईओटी थिंग्स और दूसरी चीज़ है आईओटी प्रोटोकॉल्स। अब सबसे पहला जो टॉपिक है आईओटी थिंग्स। ठीक है, तो आईओटी थिंग्स क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो आईओटी थिंग्स का मतलब कुछ नहीं है, आईओटी डिवाइसेस से हैं। क्या चीज़ से हैं? आईओटी डिवाइसेस से हैं। अब आईओटी डिवाइसेस क्या होती हैं? यानी आईओटी डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कुछ टास्क परफॉर्म्स करती हैं, जैसे डेटा को सेंस करना, डेटा का एक्वाइजेशन करना, डेटा की मॉनिटरिंग करना। ठीक है, और डेटा का कम्युनिकेशन करना, डेटा को ट्रांसफ़र करना और डेटा को दूसरे डिवाइस के आए हुए डेटा को लेना। ठीक है, डेटा का ट्रांसफ़र करना। तो ये चार काम करते हैं आईओटी डिवाइसेस। तो ये हो गया इसका पहला टॉपिक बस। अब लेकिन जो इसका दूसरा टर्म है वो क्या था? आईओटी फिजिकल डिज़ाइन में हमने दूसरा टॉपिक क्या बात किया था? आईओटी प्रोटोकॉल्स एंड लेयर्स। पिछली बार लेयर्स रह गया था, एंड लेयर्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब आईओटी प्रोटोकॉल्स और लेयर्स की। थोड़ा ये टॉपिक जो है वो थोड़ा डिटेल में होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लेयर के स्ट्रक्चर को बताते हैं कि किस तरीके से इसका जो लेयर स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो इसका जो लेयर स्ट्रक्चर होता है वो चार पार्ट्स में होता है। जो इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, उन सारे हम प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। जो दूसरी लेयर होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, यानी जो कि डेटा के ट्रांसफ़र करने के लिए हमें मदद करती है। और थर्ड लेयर होती है वो होती है नेटवर्क लेयर, कि नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी बनाने में मदद करती है। और फोर्थ लेयर होती है लिंक लेयर, यानी नेटवर्क को डिवाइस तक लाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चार लेयर्स हो गई। कौन कौन सी? सबसे ऊपर हो गई एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद वाली लेयर कौन सी हो गई? ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, और उसके बाद वाली जो लेयर है वो है लिंक लेयर। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं उन प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो इसके अंदर हम सबसे पहले प्रोटोकॉल की बात करेंगे HTTP। अभी हम जो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के अंदर जितनी भी प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं हम उनकी बात करेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो मेजरली जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं वो प्रोटोकॉल्स हो गई, जैसे HTTP हो गई, वेब सॉकेट हो गया, XMPP हो गया, MQTT हो गया, DDS हो गया, और एडवांस मैसेजिंग क्यूइंग प्रोटोकॉल AMQP हो गया। इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल होती है। इसका काम क्या होता है? इसका मेजरली जो काम होता है वो तीन होता है। ये ना डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में, कोलैबोरेटिव मैनर में और हाइपर मीडिया के ऊपर काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर का क्या मतलब है, यानी कि जो इसके अंदर जो रिक्वेस्ट होती हैं, यानी अगर हमें सर्वर से रिक्वेस्ट करनी है तो हम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे एक ही सर्वर है उसको 4-5 लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में होगी। दूसरा हो गया कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब जैसे कि कई बार जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक ही जगह से नहीं उठ के आते, एक ही सर्वर से नहीं। हमें क्या होता है, जो रिजल्ट्स होते हैं 2-3 सर्वर से हमें एक साथ चाहिए होता है, तो वो हमें कोलैबोरेटिव रिजल्ट लेने के लिए भी हम किसका? HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी चीज़ थी हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया का मतलब क्या है? जो रिजल्ट्स हैं आपके वो ना कि केवल टेक्सुअल फॉर्म में होंगे, या आपके जैसे ऑडियो वीडियो के फॉर्म में जो होता है उस फॉर्म के अंदर भी हमको रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर के अंदर वो है कोएप प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या है? कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है। किस क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये क्या होता है? इसका जो अपन इस्तेमाल है स्मॉल डिवाइसेस में करते हैं। जिन डिवाइसेस की साइज़ क्या है? छोटी है। जिन डिवाइसेस
कि जो आपका आपका जो बैटरी एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, स्मॉल है। हम उन डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं कोएप। इसका यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंस्ट्रेंट नेटवर्क्स हैं और कंस्ट्रेंट नेटवर्क नोड्स हैं, उनके ऊपर हम कोएप प्रोटोकॉल लगाते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो प्रोटोकॉल है वो है वेब सॉकेट। हम वेब सॉकेट का भी इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल के अंदर हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वेब सॉकेट क्या है। वेब सॉकेट को आराम से अगर हम समझें तो इसका जो हम इस्तेमाल है वो हम वेब सर्वर या वेब ब्राउज़र पे करते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड पे नहीं होता, ये वेब सर्वर या वेब ब्राउज़र के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है वेब सॉकेट का। अब इसके जो स्पेशलिटी क्या है कि ये स्टेट्स को होल्ड करती है, ठीक है। ये स्टेट लेस प्रोटोकॉल नहीं है, ये स्टेट्स को होल्ड करती है। स्टेट को होल्ड करने का मतलब क्या है कि जैसे क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो वो जो रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन है वो सर्वर साइड पे उसको स्टोर करके रखता है। जैसे उसका लॉगिन डिटेल, उसके सेशन डिटेल्स, उन सारे इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करके रखता है। अब जिसके कारण फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर हमें एक सिंगल टीसीपी कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर हमें बार बार सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो हमें बार बार टीसीपी कनेक्शन स्टेबलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने अगर एक बार कनेक्शन स्टेबलाइज कर लिया तो उसके बाद हम उसी एक कनेक्शन के ऊपर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके कारण ये हमें क्या देता है, 2 वे कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेब सॉकेट, ठीक है, कि वेब सॉकेट क्या होता है। हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसका समझ लिया। अब हम इसके बाद अगला जो प्रोटोकॉल है उसको कहते हैं MQTT प्रोटोकॉल, ठीक है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब इसके नाम से हम हर एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। यहाँ सबसे पहली चीज़ आ रही है मैसेजिंग। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो MQTT है ये एक तरीके का मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। और याद रखने वाली चीज़ है, अभी तक जैसे हमने ऊपर वाले जो प्रोटोकॉल्स की बात की थी उसके अंदर एक क्लाइंट और सर्वर, 2 चीज़ का कम्युनिकेशन, लेकिन जो MQTT है इसका हम क्लाइंट और क्लाइंट के बीच में ही कम्युनिकेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये पब्लिश, इसके अंदर ना 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें वो है जैसे कि इसके अंदर एक होता है आपका पब्लिशर, एक होता है सब्सक्राइबर और बीच में होता है ब्रोकर, ठीक है। अब इसके वर्किंग को अगर हम समझें तो MQTT के अंदर क्या होता है कि आपका जो पब्लिशर होता है, पब्लिशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेंसर हो गया, ठीक है। जो आपका पब्लिशर होता है वो डेटा को पब्लिश करता है, तो वो जो डेटा है वो सीधे आपके कंज्यूमर के पास ना जाकर या सब्सक्राइबर के पास ना जाके बीच में एक सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आ जाता है जिसको अपन ब्रोकर के नाम से जानते हैं। और उस ब्रोकर के अंदर क्यू होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन आके इसमें स्टोर हो जाती है। अब उसके बाद उस ब्रोकर के अंदर उस क्यू को जिस कंज्यूमर ने सब्सक्राइब कर रखा है उसके पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो ये हो गया आपका MQTT प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है XMPP प्रोटोकॉल, ठीक है, XMPP प्रोटोकॉल। अब हम इसकी बात करते हैं कि XMPP प्रोटोकॉल क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ जो X है, ये जो X है इसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल, ठीक है। इसका क्या नाम है, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग प्रेजेंस प्रोटोकॉल, ठीक है, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग प्रेजेंस प्रोटोकॉल XMPP। ये एक तरीके का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इनके कम्युनिकेशन के लिए हम XMPP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप है वो भी XMPP प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। और ये जो है ना XML लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हम XMPP प्रोटोकॉल को अच्छे समझे तो यहाँ जो वर्ड है एक्स का मतलब है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि ये यानी फ्यूचर में भी अगर कोई भी चेंज आता है तो उसको अडॉप्ट करेगा, ठीक है। ये जो यानी अगर हम इस प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये चेंज को यानी अडॉप्ट करेगा, जिसके कारण इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिबल, ठीक है। दूसरा है एम का मतलब है मैसेजिंग, यानी इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, मैसेज के कम्युनिकेशन के लिए हम करते हैं। अब मैसेज यानी टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है। अगला वर्ड है पी मतलब प्रेजेंस, यानी ये आपकी स्टेट को बताता है, यानी कि आप
जैसे कि यानी हम इसके यानी इसमें जैसे आप प्रेजेंस में आप प्रेजेंस ऑफ है, या फिर जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करते रहते हैं ना, तो जैसे कि अगर सामने वाला पर्सन जो है वो अभी लाइव यानी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है तो हमें उसका स्टेटस शो होता है, अगर नहीं कर रहा था तो उसका स्टेटस शो होता है, तो वो हमें प्रेजेंस बताता है। और पी का मतलब प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो हमने XMPP प्रोटोकॉल को आसानी से समझ लिया। अगला है DDS प्रोटोकॉल, ठीक है। DDS प्रोटोकॉल, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये DDS प्रोटोकॉल क्या चीज़ होता है। इसका मतलब कुछ नहीं, इसमें भी यानी हमें क्या है, सर्विसेज के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। यानी इसमें हम अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। ये भी जो है इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये किसी भी तरीके के ब्रोकर का इस्तेमाल नहीं करता, ये ब्रोकरलेस है। इसके अलावा ये भी ना MQTT प्रोटोकॉल की तरह पब्लिश और सब्सक्राइबर मोड के ऊपर काम कर सकता है। कौन सा प्रोटोकॉल? DDS प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसके बारे में इतना डिटेल से हमें जानने की जरूरत नहीं है। अगला जो प्रोटोकॉल है AMQP प्रोटोकॉल, एडवांस मैसेजिंग क्यूइंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसके अंदर भी यानी वो MQTT की तरह ही है, तो हल्का से इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। यानी कि ये हमें क्या देगा, इसके अंदर सबसे पहली एक चीज़ होती है वो होती है फ्रेम, ठीक है। यानी इसमें जो डेटा यानी कम्युनिकेशन होने से पहले हम इसमें एक फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी एक तरीके का नोटिफिकेशन भेजने की वाली बात है वो हम फ्रेम्स के थ्रू करते हैं। यानी इसमें जो फ्रेम हो सकता है ओपन हो सकता है, यानी हम जब ओपन फ्रेम सेंड करेंगे इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो एक्टिव स्टेट में ओपन फ्रेम होती है, क्लोज फ्रेम होती है, यानी अब पैसिव स्टेट में आ गई, यानी एक्टिव स्टेट में नहीं है। ओपन, क्लोज, लिंक, डिटैच, ट्रांसफ़र और फ्लो, ऐसे करके हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं, फ्रेम्स रहते हैं। उसके बाद इसके अंदर भी क्या होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट और पब्लिश सब्सक्राइबर मोड पे वर्क करता है। पब्लिश सब्सक्राइबर मोड पे अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरीके से काम करता है, यानी इसके अंदर भी हमारे पास एक पब्लिशर है और एक सब्सक्राइबर है। तो एक पब्लिशर है, एक सब्सक्राइबर है, और इसके बीच के अंदर क्या होता है, ब्रोकर होता है। और इस बीच के अंदर जो ब्रोकर सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, क्यू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो पब्लिशर है डेटा को पब्लिश करेगा और क्यू पे डेटा स्टोर होगा, और जो सब्सक्राइबर होगा वो डेटा को ले लेगा, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर बीच में क्या होता है, डायरेक्ट जो डेटा होता है वो क्यू के अंदर स्टोर नहीं होता है। बीच में हमारा इसके अंदर एक एक्सेसर करने के लिए एक्सेस, यानी कि एक जो डेटा है वो कौन से क्यू पे स्टोर होगा, वहाँ पे हमारे पास एक और एलिमेंट रहता है, ठीक है, जिसको हम इसी डिनोट करते हैं, ठीक है। जो कि क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि कौन से क्यू के ऊपर डेटा हमारा स्टोर होगा। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स थे, हमने एप्लीकेशन लेयर के अंदर जितने भी प्रोटोकॉल्स यूजफुल हैं उन सभी प्रोटोकॉल्स को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब एप्लीकेशन लेयर के बाद हम नीचे आते हैं तो हमारा था नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर के अंदर दो प्रोटोकॉल्स हम इस्तेमाल करेंगे, एक है TCP प्रोटोकॉल और दूसरा है UDP प्रोटोकॉल। अब TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP की फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंसेस से हम इन दोनों को आसानी से समझेंगे कि TCP क्या है और UDP क्या है, ठीक है। जो हमारा जो TCP प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। क्या है ये, कनेक्शन ओरिएंटेड है। और जो हमारा UDP प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन लेस है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब कि यानी डेटा को ट्रांसफ़र करने से पहले जो आपका क्लाइंट और यानी क्लाइंट, यानी इधर दो क्लाइंट भी हैं, क्लाइंट और सर्वर भी हैं, तो पहले क्या करेगा, कनेक्शन को स्टेबलाइज करेगा। कनेक्शन स्टेबलाइज होने के बाद ही डेटा का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो TCP क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, और UDP क्या है, कनेक्शन लेस है, ठीक है। अब जिसके कारण ही हमें यहाँ पे इनकी रिलायबिलिटी किस पर देखें तो जो हमारा जो TCP प्रोटोकॉल है वो रिलायबल हो जाता है। यानी अगर हमने कनेक्शन स्टेबलाइज कर लिया तब डेटा का ट्रांसफ़र करेंगे तो सक्सेसफुली हमारा डेटा जो है पहुँचेगा, तो ये रिलायबल है। लेकिन हम UDP के केस में इसको हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी UDP जो होता है वो इतना रिलायबल हमारे लिए नहीं होता। ये दूसरा पॉइंट हम समझ सकते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट अगर हम समझें, जो TCP की स्पीड है वो स्पीड स्लो होगी। किससे स्लो होगी, UDP से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले हमें कनेक्शन स्टेबलाइज करना पड़ रहा है, वहाँ पे हमें कनेक्शन स्टेबलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। ये हो गया। अगला
अगला अगर हम बात करें कि अगला डिफरेंस क्या है, तो इसमें जो हेडर की साइज़ है वो 20 बाइट्स की होती है, किसमें, टीसीपी के अंदर। और जो यूडीपी होता है, यूडीपी के अंदर जो हेडर की साइज़ होता है वो कितना होता है, 8 बाइट्स का होता है, ठीक है। अब टीसीपी रिलायबल है, जिसके कारण क्या है, अगर कोई पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो उस पैकेट को हम दोबारा सेंड कर सकते हैं, लेकिन यूडीपी के अंदर हमें ये फीचर देखने को नहीं मिलता। अगर कोई पैकेट लॉस्ट हो गया तो वो पैकेट लॉस्ट हो गया। अब अगर हम बात करें कि कहाँ पे हमें टीसीपी का इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पे हमें यूडीपी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, तो टीसीपी का इस्तेमाल हम उस जगह पे करेंगे जहाँ पे हम किसी भी तरीके के डेटा लॉस को हम एप्रिसिएट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टीसीपी का करेंगे। और यूडीपी का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हम डेटा लॉस को ले सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कि यानी डेटा अगर लॉस भी हो जाएगा थोड़ा बहुत तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अब टीसीपी और यूडीपी के एग्जाम्पल लेते हैं कि कहाँ पे क्या, टीसीपी का हो गया जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल, एसएमटीपी प्रोटोकॉल हो गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। इन जगहों पे हम किसका करेंगे, टीसीपी, क्योंकि हम डेटा लॉस को नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन यूडीपी का इस्तेमाल जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे यूट्यूब के अंदर है कि कई बार क्या होता है कि जैसे डेटा लोड होने में ही क्या हो जाता है, कई बार कई सीन जो होते हैं वो ब्लर में चली जाती है, वीडियो के अंदर कई पार्ट जो होते हैं वो ब्लर में ही चले जाते हैं, यानी वहाँ पे हमें डेटा लॉस भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो वीडियो के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो है डीएनएस सिस्टम के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस वाली लेयर को भी आसानी से समझ लिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब जो इसका थर्ड लेयर थी, वो थर्ड लेयर कौन सी थी हमारे पास, थर्ड लेयर थी हमारे पास नेटवर्क लेयर, ठीक है। अब हम नेटवर्क लेयर के अंदर दो प्रोटोकॉल की बात करेंगे, IPv4, IPv6। IPv4 का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और IPv6 का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। इनके भी डिफरेंसेस से हम थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं, कुछ इसमें इतना है नहीं। तो IPv4 जो हमारा प्रोटोकॉल है, ये इसकी जो साइज़ है वो होती है 32 बाइट्स की, 32 बिट्स की होती है, सॉरी 32 बिट्स की होती है। और जो हमारा IPv6 होता है वो 128 बिट्स का होता है, ठीक है। अब हम बात करें इसमें कितने IP एड्रेसेस बन सकते हैं, तो IPv4 के अंदर 2 की पावर 32 कॉम्बिनेशंस हमें IP एड्रेस के मिलेंगे। और वहीं हम UDP की बात करें, वहीं अगर हम IPv6 की बात करें तो वहाँ पे हमें टोटल कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे, 2 की पावर 128 टोटल हमें कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। यानी इसके अंदर हमें जो टोटल IP एड्रेसेस हैं वो कम मिल रहे हैं, और IPv6 के अंदर हमारे पास बहुत सारे IP एड्रेसेस मिल रहे हैं। अब जो इसकी IP एड्रेस की रेंज होती है वो IPv4 के अंदर 0 से लेके 255 तक होती है, 0 से लेके 255 तक होती है। और वहीं IPv6 के अंदर जो इसकी रेंज होती है वो 0 से लेकर FFFF तक होती है, ठीक है। उसके अलावा जो इसका IP एड्रेस होता है, ठीक है, वो ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है, वो 4 ऑक्टेट में, कितने में, 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है, ठीक है, यानी 4 टुकड़ों में होता है, ठीक है। और हर एक टुकड़े में, हर एक ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। तो 8 4 जा 32, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, और हर एक पार्ट के अंदर 8 बिट है, तो 8 चौक 32, टोटल जो 32 बिट्स हैं वहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है। वहीं IPv6 के अंदर जो होता है ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये आपका हर एक बिट के अंदर, तो यानी हर एक ऑक्टेट के अंदर टोटल 16 बिट्स होती हैं। टोटल कितनी बिट्स होती हैं, 16 बिट्स होती हैं, और 8 ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है, 8 ऑक्टेट्स में होता है, और हर एक ऑक्टेट के अंदर आपके 8 बिट्स हो जाते हैं, तो 16 8 जा 128, ठीक है। तो ये टोटल 128 बिट्स का काम हो जाता है। अब उसके बाद एक और डिफरेंस है कि इसके अंदर जो आपकी बिट्स होती हैं इनको हम सेपरेट करने के लिए कॉमास का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, IPv4 में। और जो IPv6 होता है इसके अंदर जो आपके सिंबल्स होते हैं, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक भी आ जाते हैं, उसमें तो केवल न्यूमेरिक होते हैं 0 से 255 तक, लेकिन इसमें F भी आ जाता है, आपके ABC ये भी आएंगे, ठीक है, ABCDE F तक आएंगे। तो इनको हम सेमी कॉलन्स से सेपरेट करते हैं इनके ऑक्टेट को, ठीक है। तो हमने इस तरीके से IoT डिवाइसेस के जो हमारा उसका फिजिकल पार्ट था, ठीक है, वो हमने पूरा देख लिया। लॉजिकल पार्ट हम अगले वीडियो में समझेंगे। फिजिकल पार्ट्स को हमने देख लिया था, अगर फास्ट बोले एक्सप्लेन करें, फिजिकल पार्ट्स में हमने देखा था, उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एक IoT थिंग्स के अंदर डिवाइड किया था, और दूसरा हमने किया था IoT प्रोटोकॉल्स एंड लेयर्स की बात की थी।
IoT थिंग्स में हमने बस बता दिया कि जो आपके डिवाइसेस होते हैं वही IoT थिंग्स होते हैं, उनके हमने काम बता दिया, सेंसिंग हो गया, एक्वाइजेशन हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र करना हो गया, ये काम हो गया, तो वही हमारे IoT डिवाइसेस थे। और अगला बात किया था हमने IoT लेयर्स एंड प्रोटोकॉल्स की, तो हमने उसको बता दिया था 4 लेयर्स हैं हमारे पास। एक है एप्लीकेशन लेयर थी, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर और उसके बाद लिंक लेयर। हाँ सॉरी, लिंक लेयर रह गई। तो लिंक लेयर के अंदर क्या होता है, लिंक लेयर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि हमारे पास ईथरनेट हो जाता है 802.3, उसके अलावा हमारे पास ईथरनेट के अलावा वाईफाई हो जाता है हमारे पास, वो क्या होता है 802.11, और हमारे पास ईथरनेट हो गया, वहाँ एक बीमैक्स करके आता है 802.16 करके आता है। उसके अलावा हमारे पास लिंक के लिए 2G 3G 4G कनेक्शंस हमारे पास रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।